एक बार ये बताओ जरा फिर, एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज दिस, ठीक है, इट्स पेरीमीटर इज व्हाट। तो मैंने आपको क्या बताया था, इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो एरिया होता है वो क्या होता है, वो होता है √3/4 इंटू ए स्क्वायर। ये आपको याद होना चाहिए। तो भाई √3/4 इंटू ए स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पर एग्जामिनर ने क्या बोला है, 400√3। तो एक बार ए की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो भाई √3 से √3 गया, इस 4 को उधर भेज दोगे तो 4 चौके 16, 1600, और ए की वैल्यू आ जाएगी जी 40। और यहाँ पर उसने आपसे पूछा है पेरीमीटर, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का पेरीमीटर क्या होता है, 40 40 40, 3 बार 40, 40 इंटू 3 पेरीमीटर होता है, यानी कि 120। सो द आंसर इज ऑप्शन 1। क्लियर है। ये बताओ भाई 2017 मेंस का क्वेश्चन है। इन द गिवन फिगर PQRS इज ए क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, QR इज 18, ठीक है भाई, QR 18 है, और यहाँ पर इस फिगर के अंदर आपको कुछ दिख रहा है, कुछ ऐसी चीज, मतलब कुछ ऐसी चीज जिसको देखकर आपको लग रहा हो कि यार 60-60 आए हैं, यहाँ से कुछ स्ट्राइक कर रहा है। ये कौन सी ट्रायंगल के अंदर 60-60 होते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर। बस इसी अंडरस्टैंडिंग के बेस पर आप इसको ड्रॉ करोगे। इसे एक्सटेंड अगर हम करेंगे तो ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगी ऐसे। अरे भाई पहले ही सही बनी थी। ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल, ओहो, क्लियर है। और इसके सामने वाला ये जो एंगल है ये भी 60 बनेगा। और यहां पर कौन सा एंगल बनेगा, अगर ये 150 है तो यहां पर एंगल बनेगा 30, फिर यहां पर कौन सा बनेगा 30 60 90, और 30 60 90 देखते ही मुझे स्पेशल ट्रायंगल की भी याद आ गई जो आपको बताया है। अब देखो जैसे भी एग्जामिनर बता रहा है उसको हम जस्ट फॉलो कर रहे हैं। अब एग्जामिनर ने आपसे पूछा है कि क्वाड्रिलेटरल PQRS का एरिया, इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया। अब देखो भाई हमें ये पता है कि ट्रायंगल APAQR, ये जो है बड़ी वाली, ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनी है, तो इसका एरिया हम निकाल सकते हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड क्योंकि गिवन है, ठीक है। और इसके ऊपर एक राइट एंगल ट्रायंगल है, और राइट एंगल ट्रायंगल वो भी स्पेशल वाली। स्पेशल वाली का फायदा क्या है, स्पेशल वाली का ये फायदा है देखो कि 60 के सामने वाली साइड जो है वो 9 है, तो 30 के सामने वाली साइड आप झट से निकाल सकते हो, झट से। वो क्या होगी 3√3, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया है कि 30 के सामने जो भी साइड है उसकी √3 टाइम्स होती है 60 के सामने वाली साइड, और उसके डबल होती है 90 के सामने वाली साइड। तो यहाँ पर मैंने √3 से डिवाइड किया और 30 के सामने वाली साइड निकाल ली। तो अब देखो ये जो राइट एंगल ट्रायंगल है इसका एरिया भी हम निकाल सकते हैं, ट्रायंगल APS का, क्योंकि भाई हमारे पास ये एल्टीट्यूड है और ये हमारे पास बेस है। क्लियर है, बेस इंटू हाइट, दोनों चीजें हैं राइट एंगल ट्रायंगल की। तो बस इस बड़ी ट्रायंगल में से इस छोटी ट्रायंगल का एरिया घटा दूंगा और ये आ जाएगा जो हमें चाहिए, यही हमने करना है। अब देखो भाई, तो बड़ी ट्रायंगल का एरिया क्या है यहाँ पर AQR का, तो वो हो जाएगा √3/4, 18 स्क्वायर, 18 इंटू 18, माइनस इस वाली ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, ये वाली साइड 9 है, ये वाली साइड 3√3 है, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू 9 इंटू 3√3, ठीक है। तो भाई √3 दोनों जगह तो मैं कॉमन ले लेता हूँ ताकि अपना कन्फ्यूजन हटे, ठीक है। अब देख लेते हैं भाई, तो 4 से जब मैं इसको काटूंगा तो ये भी 9 पर जाएगा, ये भी 9 पर, तो यहाँ पर हो गया 81। 2 से जब मैं इसको काटूंगा तो ये कटेगा नहीं, तो ये क्या हो जाएगा 9 × 27/2, या फिर यहाँ पर भी मैं तो 27 कॉमन ले लेता है, 27 × 81 होता है ना, तो मैंने 27 भी कॉमन ले लिया। यहाँ पर क्या बचेगा 3, और यहाँ पर क्या बचेगा 1, तो 3 - 1/2, ये क्या बच जाएगा 5/2, ठीक है। 3 दूनी 6 और 1, 6 में से 1 गए 5, तो 5/2। तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आंसर हो जाएगा भाई 5 दूनी 10, यानी कि 100 और 35, 135/2 √3। तो फिर यहाँ पर आंसर हो गया ऑप्शन C। क्लियर है। तो ये चीज़ें क्या है, ये स्टेप बाय, कभी कभी कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि चीज़ें स्टेप बाय स्टेप स्ट्राइक करती हैं, स्टेप बाय स्टेप। हमने ये 60-60 देखा, ऊपर वाला 60 दिख गया, फिर ये 150 देखा, 30-30-60 90 दिख गया। हमेशा पहले पता नहीं होता कि क्वेश्चन कैसे होगा, स्टेप बाय स्टेप हमें दिख जाती है। ये ट्राई करो भाई एक बार। द लेंथ्स ऑफ परपेंडिकुलर्स ड्रॉन फ्रॉम एनी पॉइंट इन द इंटीरियर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो हमारे पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है, और एग्जामिनर ने क्या बताया है, द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर्स ड्रॉन फ्रॉम एनी पॉइंट, कोई भी एक पॉइंट लिया है तो उसको कहीं पर भी ले लेते हैं रेंडमली, उससे जो परपेंडिकुलर ड्रॉप किए गए, जो लंब बनाए गए, उनकी जो लेंथ है वो P1 P2 P3 है, जो अलग अलग साइड्स पर जो ड्रॉप किए गए हैं।
ठीक है, तो चलो इसकी लेंथ मैंने मान ली जी P1, इसकी लेंथ मैंने मान ली है P2, और ये एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, कई बार पूछ चुका है एग्जामिनर एग्जाम के अंदर, ठीक है। और इसकी लेंथ मैंने मान ली P3। अब हम क्या करेंगे, यहां पर हमें एक कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी, हमें इनको मिलाना पड़ेगा, इनको, और इनकी कंस्ट्रक्शन से हमें एक जबरदस्त बढ़िया सा ब्यूटीफुल रिजल्ट मिलेगा। क्या, अब देखो ट्रायंगल का नाम मैंने एक बार ABC रख दिया, और ये वाला पॉइंट मैंने मान लिया कि O है, ठीक है। तो अब देखो आपके सामने तीन ट्रायंगल्स हैं, एक तो ट्रायंगल OBA दिख रही है, OBA, एक ट्रायंगल OBC ट्रायंगल दिख रही है ये वाली, ठीक है, और एक तीसरी ट्रायंगल है ट्रायंगल OCA, ये वाली ट्रायंगल, ठीक है। तो अब देखो कि भाई अगर मैं इन तीनों ट्रायंगल का चाहूं तो एरिया निकाल सकता हूं। जैसे ट्रायंगल OBA को देखो, OBA के अंदर ये बेस है और ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसकी साइड मैंने मान ली A, ठीक है, इसकी साइड मैंने मान ली A। तो इसकी जो साइड है A, इसका बेस गिवन है और ये इसकी हाइट है, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट इसका एरिया मैं निकाल सकता हूँ। जी हाँ, निकाल सकता हूँ। तो अब ध्यान से देखिएगा, तो इसका एरिया हो जाएगा ट्रायंगल OBA का हाफ इंटू A इंटू हाइट क्या है P1 प्लस ट्रायंगल OBC का एरिया कितना होएगा, OBC का हाफ इंटू ये वाला इसका बेस होएगा और इसकी हाइट क्या होगी, इसकी हाइट होएगी P2, तो हाफ इंटू बेस इंटू P2 प्लस ट्रायंगल OCA का एरिया कितना होएगा, OCA का एरिया होएगा, ये तो इसका बेस होएगा और ये इसकी हाइट होएगी, ठीक है। तो इसका बेस फिर से A हो गया, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट P3। तो अब आप देखोगे कि तीनों ट्रायंगल्स का बेस कॉमन था। जी हाँ, बेस कॉमन था, क्यों, क्योंकि ट्रायंगल इक्विलेटरल थी, ठीक है, और इसी कारण हाफ इंटू A कॉमन आ जाएगा। जी हाँ, यहाँ पर हम फॉर्मूला कौन सा लगा रहे हैं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब देखो हाफ इंटू A ये तो कॉमन आ गया, अंदर क्या बच गया, अंदर बच गया P1 प्लस P2 प्लस P3, यानी कि जो अपना फॉर्मूला था हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, उसका क्या बन गया, हाफ इंटू A इंटू P1 प्लस P2 प्लस P3। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, आपको मैं एक रिजल्ट बताना चाह रहा हूँ। क्या रिजल्ट बताना चाह रहा हूँ, देखो कि जब हमने इन तीनों ट्रायंगल्स के एरिया को जोड़ा तो हमारे पास पूरी ट्रायंगल का एरिया आ गया, ये तो क्लियर है। जी हाँ, पूरी ट्रायंगल का एरिया आ गया। तो पूरी ट्रायंगल का जो एरिया है वो क्या है, वो ये आया है, ठीक है। और पूरी ट्रायंगल का एरिया हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, देखो बेशक से इक्विलेटरल ट्रायंगल हो, जो स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज हैं जो मैंने आपको बताए थे वो हर एक ट्रायंगल पर लागू होते हैं। मान लो ये जो है ये हाइट है इक्विलेटरल ट्रायंगल की, और ये जो साइड है ये A है, तो आप एरिया ऐसे भी निकाल सकते हो, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अगर बेस A है, इसके ऊपर साइड H है, आप ऐसे निकाल सकते हो। तो ये भी एरिया है और हाफ इंटू A इंटू H ये भी एरिया है। तो एक बार इन दोनों सिचुएशंस को कंपेयर करो, यहाँ पर भी हाफ है, यहाँ पर भी हाफ है, यहाँ पर भी A है, यहाँ पर भी A है। तो ऊपर इन तीनों ट्रायंगल्स के एरिया को मैंने जोड़ा तो P1 प्लस P2 प्लस P3 ये जो चीज आई है ये इस इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट की जगह पर आई है, समबाहु त्रिभुज के लंब की जगह पर आई है। तो यानी कि अब मैं यहाँ पर स्टैंडर्डाइज कर रहा हूँ इस रिजल्ट को, ध्यान से सुनिएगा, यानी कि किसी भी इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर अगर कोई पॉइंट है, उस पॉइंट से अगर आप ऐसे अलग अलग परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हो, ठीक है, मान लो एक की लेंथ x है, एक की लेंथ y है, एक की लेंथ z है, अलग अलग परपेंडिकुलर्स, तो एक्चुअल में इस ट्रायंगल की जो हाइट है वो x प्लस वाई प्लस जेड के बराबर होती है एक्चुअल में। चाहे आप किसी भी पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लो, ये मैंने आपको एक रिजल्ट बता दिया, ठीक है। यहाँ पर इस कंपैरिजन को करके कि भाई P1 प्लस P2 प्लस P3 ये हाइट की जगह पर आ रहे हैं, यानी कि क्योंकि अगर ये क्वेश्चन एक बार आया होता तो ये चीज़ मैं आपको रिजल्ट बताता ही नहीं, क्योंकि ये बार बार आया है, ये एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, रिपीट भी होता है, तो इसीलिए मैं आपको रिजल्ट बता रहा हूँ कि किसी भी पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉप किए तो उन परपेंडिकुलर्स की जो लेंथ है उनका जो सम है वो एक्चुअल हाइट होएगी ट्रायंगल की। तो इससे क्या होएगा, अब आगे से आपको ये पता चलेगा। अब देखो, अब इसको हटाओ एक बार, अब तक तो हम हाइट तक ऐसे पहुंच ही गए थे। आगे से जब भी आपको ऐसे इक्विलेटरल ट्रायंगल मिलेगी और एग्जामिनर ने बोला कि किसी एक पॉइंट से, किसी भी पॉइंट से तीन परपेंडिकुलर ड्रॉप किए गए हैं अलग अलग साइड पर, तो आपको हाइट मिल गई इक्विलेटरल ट्रायंगल की क्वेश्चन पढ़ते ही, P1 प्लस P2 प्लस P3। और मैंने आपको क्या बताया था, अब उसने क्या पूछी है, लेंथ ऑफ ईच साइड। तो मैंने आपको बताया था कि अगर साइड निकालनी है तो वो क्या होती है, 2/√3 इंटू हाइट निकालनी है तो क्या होती है, √3/2 इंटू साइड।
ये आपको याद होने चाहिए, ठीक है। तो जैसे ही आपने क्वेश्चन पढ़ा तो आपके मन में है कि हाइट आ गई P1 P2 P3, तो साइड क्या होगी, साइड होती है 2/√3 इंटू हाइट, हमें पता है। तो साइड हो जाएगी 2/√3 इंटू P1 प्लस P2 प्लस P3। तो मेंटली आप इस क्वेश्चन को हिट कर सकते हो ऐसे, ऑप्शन ए। और ये बार बार आते हैं, ठीक है। तो इस बात को अपने नोट्स के अंदर लिख लो इस चीज़ को कि भाई ये एक पॉइंट है, और इस पॉइंट को सिर्फ रटना नहीं है। अगर आप सिर्फ रटोगे तो मैं जो कराना चाहता हूँ वो एम ही डिफाई हो जाएगा। इसीलिए मैं इन चीज़ों को समझा रहा होता हूँ, आपको फील करा रहा होता हूँ। तो एक बार ये क्वेश्चन और देखो, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है दोनों। फ्रॉम एनी पॉइंट इनसाइड एन इक्विलेटरल ट्रायंगल द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर्स ऑन साइड्स। तो मतलब कि इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर किसी भी पॉइंट से साइड्स के ऊपर जो परपेंडिकुलर ड्रॉप किए हैं उनकी लेंथ ए, बी और सी है। तो जो पिछला क्वेश्चन है वैसा ही है। तो मैंने क्या बताया था, जैसे भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट का पता लग जाता है। आपको हाइट पता लग गई कि ए प्लस बी प्लस सी ये हाइट है। अब इसका एरिया, जब आपको हाइट पता लग गई तो मैंने एरिया आपको क्या बताया था, इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया या तो √3/4 ए स्क्वायर है या फिर हाइट स्क्वायर बाई √3, ये दोनों फॉर्मूले बताए थे ना। तो जब आपको हाइट पता है तो हाइट का स्क्वायर बाय √3, बस इस ऑप्शन को ढूंढ लो। तो ये ऑप्शन कहाँ पर है, ये यहाँ पर है। देखो यहाँ पर इन्होंने इसे काटा नहीं है, √3/3 को ऐसे ही छोड़ दिया। इसको कैंसिल करोगे तो नीचे √3 आ जाएगा। तो मतलब इसको आप देखते ही टिक कर सकते हो, पिछले क्वेश्चन को भी इसको भी। अदरवाइज अगर आप हाइट स्क्वायर बाई √3 का फॉर्मूला याद नहीं रखोगे तो क्या होएगा, मतलब बिजली तो नहीं टूटेगी लेकिन क्या होगा, थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। कि हाइट पता है, फिर हाइट से आपको साइड पर जाना पड़ेगा। ए क्या होती है, ए होती है 2/√3 इंटू हाइट। तो 2/√3 इंटू ए प्लस बी प्लस सी। अब आपको साइड की वैल्यू मिल गई, फिर आप यहाँ पर इस फॉर्मूले के अंदर पुट करोगे। मतलब कि मेंटली नहीं कर पाओगे, कुल मिलाकर बात ये है, ठीक है। तो इस फॉर्मूले के अंदर पुट करोगे √3/4 ए स्क्वायर और यहाँ से √3/3 ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। अब देखो ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तीनों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, बार बार आ रही हैं। फ्रॉम ए पॉइंट इन द इंटीरियर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, किसी पॉइंट से क्या किया गया, द परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस उसने बताए हैं कि भाई एक √3 है, एक 2√3 है, एक 5√3 है। लेकिन जैसे ही आपने इस क्वेश्चन को पढ़ा आपको क्या याद होएगा कि अच्छा किसी पॉइंट से तीनों साइड पर परपेंडिकुलर खींचे गए हैं, तो ट्रायंगल की हाइट पता लग गई आपको, इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट। इन तीनों का सम क्या है, हमेशा ABC में नहीं देता, कभी कभी ऐसे न्यूमेरिकल भी दे देता है। तो 5 और 2 7, 7 और 1 8, 8√3। अब उसने पूछा क्या है, उसने पूछा है पेरीमीटर। तो पेरीमीटर के लिए आपको क्या चाहिए, ट्रायंगल की साइड चाहिए। वो कुछ भी पूछ सकता था, एरिया पूछता तो आप h²/√3 कर देते है ना, यानी कि 8 × 8 × 3/√3 ऐसे कर देते आप, है ना। तो 64√3 आंसर आ जाता है उस केस में। अदरवाइज अब की बार उसने क्या पूछा है, पेरीमीटर पूछ लिया, तो साइड क्या हो जाती है, साइड होती है भाई 2/√3 × h, यानी कि साइड हो जाएगी 2/√3 × 8। तो साइड की वैल्यू आ गई जी 16 और पेरीमीटर होता है जी 3a इक्विलेटरल ट्रायंगल का, तो वो क्या हो जाएगा 16 × 48, यानी कि आंसर इज ऑप्शन सी। तो ये रिजल्ट लिख लिया ना, लिख लो इसको। देन जैसे कि मैंने पहले आपको जो ट्रायंगल है उसका ब्रेकअप कराया था, मीडियन के थ्रू उसका ब्रेकअप बताया था एरिया का, कि एरिया कैसे कैसे डिफरेंट इक्वल पोर्शंस में बट जाता है, अलग अलग पैटर्न्स आपको बताए थे। तो अभी उसके ऊपर अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये पैटर्न फिर से बता दूं, मेरा बार बार बताने का ये फायदा होगा कि एटलीस्ट आपको याद रहेगा। तो देखो जब भी यहाँ पर मैं आपको पैटर्न बताऊंगा मिड पॉइंट्स के द्वारा, ठीक है, मिड पॉइंट्स। और ट्रायंगल चाहे इक्विलेटरल हो, आइसोस्केलस हो या स्केलन हो, दुनिया की कोई भी ट्रायंगल हो, सबके ऊपर ये लागू होएगा, ठीक है। हाँ बस मिड पॉइंट्स, कि मिड पॉइंट्स का क्या है कि अगर सबसे पहला ब्रेकअप, अगर मैं सारी मीडियंस ड्रॉ करता हूं, मतलब लाइनें ड्रॉ करता हूं जो सामने वाले साइड पर, सामने वाली साइड को आधे आधे में काटती हैं, तो जो हमारे सामने 6 रीजन्स हैं, इन 6 रीजन्स का एरिया बराबर होता है। क्लियर है, अगर इस एक का एरिया 1 है तो बाकी सब का एरिया भी 1 1 1 है। पहला पैटर्न ये है। दूसरा पैटर्न ये है कि अगर मैं किसी भी ट्रायंगल के, यहाँ पर ये मैं आपको वो भी बता देता हूँ प्रूव करके कैसे, अगर मैं किसी भी ट्रायंगल के मिड पॉइंट्स को मिलाता हूँ, अब देखो मिड पॉइंट को मिलाएंगे तो क्या आया था कि भाई नीचे वाली साइड 2 होगी तो ऊपर वाली 1 होगी। सिमिलरिटी के अंदर मैंने आपको बताया था मिड पॉइंट थ्योरम में, और ऊपर वाली ट्रायंगल और ये जो पूरी बड़ी ट्रायंगल है दोनों सिमिलर होंगी। तो ट्रायंगल जब सिमिलर होती हैं
तो एरिया का रेशियो क्या होता है? एरिया का रेशियो होता है उनकी साइड के रेशियो का स्क्वायर। तो ऊपर वाली ट्रायंगल का एरिया अगर 1 है तो पूरी ट्रायंगल का एरिया 4 है ना। ऐसे ही अगर आप इन मिड पॉइंट्स को मिलाते हो, सिमिलरली अगर इस ट्रायंगल का एरिया 1 है तो पूरी ट्रायंगल का एरिया 4 है, तो पूरी ट्रायंगल का एरिया तो हमने 4 मान ही रखा है। ऐसे ही अगर आप इन मिड पॉइंट्स को मिलाते हो तो अगर इस ट्रायंगल का एरिया 1 है तो पूरी ट्रायंगल का एरिया 4 हमने मान रखा है। तो ट्रायंगल का एरिया 3 तो आ गया, बीच वाले का एरिया 1 है, ठीक है। यानी कि जब हम किसी ट्रायंगल के मिड पॉइंट्स को मिला देते हैं ऐसे तीनों साइड्स के, तो जो भी 4 रीजन्स डेवलप होते हैं, चाहे कैसी भी ट्रायंगल हो, इक्विलेटरल हो, स्केलन हो, तो वो जो चारों रीजन्स हैं उनका एरिया बराबर होता है, ठीक है। ये मैंने पहले भी कराया है। और तीसरा ये है कि ये जो सेंट्रोइड है, जब हम सेंट्रोइड से वर्टेक्स को मिलाते हैं और जो 3 ट्रायंगल्स क्रिएट होते हैं, उन तीनों ट्रायंगल्स का एरिया 1 होता है। उसके अलावा देखो मेन जो है, मेन पैटर्न तो यही है, उसके बाद हम इन तीनों पैटर्न्स को आपस में मिक्स कर सकते हैं, वो भी मैंने मिक्स करके आपको प्लेन के अंदर बताए थे, ठीक है। मेन यही है, आप इनको याद रखो। चलिए भाई, अब हम कुछ क्वेश्चन करते हैं। आपने क्या बताना है कि कुछ क्वेश्चन आएंगे जिनके ऊपर सी, डी एंड ई जो हैं वो तो मिड पॉइंट्स होंगे साइड्स के, और आपने क्या बताना है, एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, कि जो एरिया, जो रीजन शेडेड है वो पूरी ट्रायंगल के कंपैरिजन में कितना फ्रैक्शन है, बताओ जरा। तो ये तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले कराया कि ये वाला भी एरिया 1 होगा, ये वाला भी 1, ये वाला भी 1, ये वाला भी 1, यानी कि इसका एरिया 1/4 है। तो ऐसे में एग्जामिनर करेगा क्या? ऐसे में एग्जामिनर या तो डायरेक्टली आपसे ये पूछ लेगा कि भाई कितने फ्रैक्शन है, या फिर ये पूछ लेगा इस रीजन का एरिया कितना है। तो वो आपको पूरी ट्रायंगल का एरिया निकालने का कोई ना कोई रास्ता जरूर बताएगा, जो हमने फॉर्मूले डिस्कस किए हैं। किसी न किसी तरीके से आप पूरी ट्रायंगल का एरिया निकाल पाओगे, या फिर वो अपने मुंह से बता देगा पूरी ट्रायंगल का एरिया 120 है, तो आप बता दोगे इस रीजन का एरिया 30 है। तो कुल मिलाकर आपको बस ये निकालना आना चाहिए कि इस रीजन का एरिया पूरी ट्रायंगल के कंपैरिजन में फ्रैक्शन में कितना है। अभी एक बार ये बताओ, ये वाला फ्रैक्शन में कितना है पूरे ट्रायंगल के कंपैरिजन में। तो देखो कभी कभी क्या होता है, आपको थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करना पड़ता है। सी और डी मिड पॉइंट है, तो अगर ये मिड पॉइंट है तो ये सेंट्रोइड है, तो जब आप तीसरी मीडियन ड्रॉ करोगे तो वो भी यहीं से पास होएगी। तो अब कितने रीजन हो गए यहाँ पर? 6 रीजन हो गए ना, 1 1 1 1 1 1, सबका एरिया बराबर है। तो यानी कि ये जो एरिया था ये ऊपर वाला, अगर पूरी ट्रायंगल का एरिया 6 है, 6 रीजन्स पे बटा हुआ है, तो ये जो शेडिड है ना यहाँ पर, ये 2 रीजन है, यानी कि इसका एरिया कितना है 2/6, यानी कि 1/3। तो कभी कभी आपको थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन करनी पड़ती है, क्लियर है। तो इस बात को भी ध्यान में रखिएगा, छोटी मोटी कंस्ट्रक्शन करनी पड़ती है। जब भी मिड पॉइंट्स की बात आ जाए, मिड पॉइंट्स मिला दिए गए हों, तो 99% इनसे बात बन जाएगी, बिना कुछ अपने फॉर्मूले लगाए डायरेक्टली पैटर्न के बेस पर हम आंसर बता सकते हैं। देन ये बताओ जरा इसका एरिया। तो भाई देखो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ये तो पता है कि भाई अगर मैं इसको मिला दूं ऐसे, अगर मैं इसको मिला दूं, थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन कर दूं, तो ये जो एरिया है ये वाला, ये जो रीजन है ये वाला, और ये जो रीजन है ये वाला, इनका एरिया कितना होता है? इन तीनों का एरिया बराबर बराबर होता है, क्लियर है। तो आपको ये तो पता है कि भाई इसका एरिया 1 है, तो इस पूरे का एरिया भी 1 है, इस पूरे का एरिया भी 1 है। और एक और चीज़ आपको पता होनी चाहिए यहाँ पर, क्या चीज़ पता होनी चाहिए? मैंने आपको क्या बताया था कि जब भी ये डमरू बने, जब भी ये डमरू बने, तो ये ट्रायंगल क्या होती हैं? ये ट्रायंगल सिमिलर होती हैं। याद आया? ये डमरू बन रहा है, जी हाँ डेफिनेटली बन रहा है। अगर हम मिड पॉइंट्स को मिलाएंगे तो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल होएगी ना। अब देखो जब हम मिड पॉइंट्स को मिलाते हैं, तो अगर CD की लेंथ 1 है तो इस नीचे वाली लाइन की लेंथ 2 होएगी। मिड पॉइंट्स को मिलाने से लेंथ आधी आती है। तो अगर साइड्स का रेशियो 1:2 है तो एरिया का रेशियो क्या आएगा? 1:4। यानी कि इस छोटी सी ट्रायंगल का एरिया अगर 1 है तो इस नीचे वाली ट्रायंगल का एरिया 4 है, क्योंकि साइड्स का रेशियो 1:2 है। सिमिलरिटी में हमने ये किया। और थोड़ी देर पहले मैंने आपको क्या बताया, अगर आप ये कंस्ट्रक्शन करते हो तो इस पूरे का एरिया, इस पूरे का एरिया और इस पूरे का एरिया, इन तीनों का एरिया बराबर होता है। तो यानी कि ये जो रीजन है ये पूरी ट्रायंगल के एरिया का 1/3 होता है। तो अगर इसका एरिया 4 है तो पूरी ट्रायंगल का एरिया 12 है। पूरी ट्रायंगल का एरिया क्या है? 4 + 4 + 4 12, ठीक है। और अगर इसका एरिया 4 है तो इस ट्रायंगल का एरिया 1 है, तो 1/12 है। ये जो रीजन है इसका एरिया 1/12 है।
अभी हो सकता है आपको ऐसे लगे कि यार ये थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग है, या फिर मैं इस चीज़ को क्यों समझूं, मैं इस चीज़ को क्यों रटूं। रटने लायक तो बात है ही नहीं, ये चीज़ें मैं आपको पैटर्न दिखा रहा हूँ। पैटर्न एक बार देखना आ जाता है तो मतलब रियल में ये शेडेड रीजन के जो क्वेश्चन है मिड पॉइंट को लेकर, उनकी आप धज्जियां उड़ा दोगे। तो आप क्या करो, अभी अगर थोड़ा सा कन्फ्यूजन भी होगा तो आप क्या करोगे, खुद आप ये पैटर्न बनाओ एक बार। अगर ये ऐसे है, ये ऐसे, अपनी रफ नोटबुक के ऊपर ये चीज़ें करके देखना जो मैं समझा रहा हूँ उसके बाद। ठीक है, अब एक बार ये वाला करो जरा। तो देखो भाई, यहाँ पर अगर आप इसको देखोगे तो ये थोड़ा सा मुश्किल आपको लग सकता है, क्योंकि देखो ये जो रीजन था, ये जो रीजन था, ये जो रीजन था, ये मतलब कि डायरेक्टली अपने निकल रहे थे किसी न किसी तरह। कभी कभी क्या होता है, कभी कभी वो आपको कम्बिनेशंस दे देता है, कभी कभी वो आपको कम्बिनेशंस दे देता है। आप इसका एरिया निकाल सकते हो ना, देखो इस छोटे से, इस पिद्दी से का इसका एरिया, जी हाँ निकाल सकते हैं। तो उसका अलावा इन बाकियों का एरिया निकाल सकते हो क्या? देखो अगर आप इस चीज़ को ऐसे डायरेक्टली मिला दोगे, इस चीज़ को डायरेक्टली मिला दोगे, तो फिर आपको पता चलेगा कि अब मैं ग्रीन ग्रीन कर रहा हूँ, ग्रीन भी नहीं दूसरा कलर करता हूँ, देखो कि ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, जो 6 एरिया हैं अपने, और ये वाला एरिया और ये वाला एरिया, ये 6 के 6 एरिया बराबर हैं। तो कुल मिलाकर बात क्या हुई है, अब देखो ध्यान से, कुल मिलाकर बात क्या हुई कि ये जो एरिया है और ये जो एरिया है, ये जो 2 एरियाज हैं, ये तो हमें पता है कि अगर ये 1 है तो ये भी 1 है, और पूरी ट्रायंगल का एरिया 6 है, और ये हमें अलग से निकालना पड़ेगा। तो कभी कभी क्या होता है, जो भी शेडेड रीजन एग्जामिनर आपसे पूछता है, कभी कभी वो 2 पोर्शंस में निकालना पड़ता है। ठीक है, अब देखो अभी निकालते हैं। देखो ये मैंने आपको क्या बताया था इस क्वेश्चन के अंदर कि भाई अगर ये वाली साइड 1 है तो ये वाली साइड 2 होती है। इस छोटे से की मैं बात कर रहा हूँ, इस छोटी सी ट्रायंगल की। ठीक है, ये जो ऊपर मैंने कलर कर दी, तो अगर इनकी साइड्स का रेशियो है, क्योंकि हमने मिड पॉइंट को मिलाया है और ये दोनों सिमिलर होती हैं, तो साइड्स का रेशियो 1:2 है, तो एरिया का रेशियो 1:4 होएगा। तो अगर इस वाली ट्रायंगल का एरिया 4 है, ठीक है, तो इस वाली ट्रायंगल का एरिया कितना होएगा, 1 होएगा। तो पूरी ट्रायंगल का एरिया मैंने क्या मान लिया, देखो ये जो ट्रायंगल है, ऐसी ऐसी 3 ट्रायंगल बनती हैं। अब तक ये तो समझ में आ गया होगा ना। अगर हम इसको मिलाते हैं तो देखो ऐसी ऐसी 3 ट्रायंगल बनती हैं, तो ये जो एरिया होता है ये हमेशा 1/3 होता है। क्लियर है? तो अगर इसका एरिया 4 है तो पूरी ट्रायंगल का एरिया 12 हमें समझ में आ गया, और इस रीजन का एरिया 1 है। ठीक है, और ये जो रीजन है ये पूरी ट्रायंगल के कंपैरिजन में 1/6 होता है। ये 6 टुकड़े बनते हैं, मैंने आपको बताया ना, 1/6। तो 6 1/6, तो 12 का 1/6 क्या होएगा, 2, और ये भी 1/6 होता है, तो 12 का 1/6 क्या होएगा, 2। तो 2 और 2 4 और 1 5, यानी कि ये जो शेडेड पोर्शन है ये 5/12 होएगा इस केस के अंदर। समझ में आ गई बात? तो एक तो आप इस तरीके से निकाल सकते हो। मतलब कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, देखो अभी हमने क्या किया, हमने जो भी शेडेड पोर्शन हमने निकालना था उसके 3 अलग अलग टुकड़े किए और तीनों अलग अलग निकाल लिए, और थोड़ी सी प्रैक्टिस के बाद आप इसमें माहिर हो जाओगे। तो डेफिनेटली आपने ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है अपनी रफ नोटबुक के ऊपर। आपने क्या करना है, ये जो भी मैंने आपको चीज़ें बताई हैं कि भाई मतलब ऐसे ऐसे ये एरिया को डिवाइड करती है, वो चीज़ें आपने खुद एक बार बनानी है, ये ऐसे डिवाइड करती है ऐसे, और एक बार नहीं 3-4 बार बनाना। तो एक तो हम शेडेड को अलग अलग पोर्शंस में बांट कर सकते हैं, या फिर अनशेडेड का निकाल सकते हैं। ठीक है, अनशेडेड का निकालना देखो यहाँ पर कितना आसान है। एक बार यहाँ पर देखो, ये 1 है, ये 1 है, ये 1 है, ये 1 है। ये हमने देखा कि भाई ये वाला जो पोर्शन होता है, अगर पूरी ट्रायंगल का एरिया 4 है तो ये वाला 1 होता है। ठीक है, मतलब कि दिस इज 1/4 हमें पता है, और ये वाला 1/3 है, आपको देखते ही पता है नीचे वाला, अगर आपको ये याद है तो। बस ये कुछ चीज़ें, ये पैटर्न हमने पकड़ने हैं कि ये वाला 1/3 है। तो देखो अगर पूरी ट्रायंगल का एरिया 12 है तो ये 1/4 यानी कि 3 है, और ये 1/3 यानी कि 4 है। 4 और 3 7, ये बीच वाला 5 बच गया शेडेड। तो हमेशा शेडेड रीजन डायरेक्टली भी नहीं निकालना होता। ठीक है, तो आगे से इन क्वेश्चन के अंदर मार मत खाना भाई, मिड पॉइंट वाले के अंदर, फिर मतलब वो आपकी गलती होगी, इनकी प्रैक्टिस करना। अब ये देखो, अगर एग्जामिनर आपसे इस शेडेड रीजन का एरिया पूछे तो जस्ट थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन करनी है, थोड़ी सी। अब हमारे सामने कितने रीजन हो गए, 1 2 3 4 5 6, 6 के 6 पोर्शंस का एरिया बराबर है। तो 6 में से 2, यहाँ पर भी क्या थे, 6 में से 2। तो एसएससी के अंदर तो कई बार 6 में से 2 को ही अलग अलग तरीके से दे देता है आपको।
ठीक है, यानी कि ये जो शेडेड पोर्शन है इसका एरिया जो है पूरी ट्रायंगल के कंपैरिजन में 1/3 है। ठीक है, तो अब एक बार ये देखो 2017 में इसका क्वेश्चन है। एग्जामिनर ने क्या बोला, इन द गिवन फिगर पी क्यू आर इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, यानी कि हर एक साइड 12 सेंटीमीटर है। एस एंड टी आर मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स, एस और टी मिड पॉइंट है, और जैसे ही मिड पॉइंट देखा हमें पता लग गया कि भाई ये जो नीचे वाला पोर्शन है ये 1/3 होता है। भाई जब भी मिड पॉइंट्स की बात आती है, अगर ये सेंट्रोइड होता है तो ये वाला पोर्शन ये 1/3 होता है, ये भी 1/3, ये भी 1/3, ये हमने किया। तो फिर हमने क्या करना था, उसने आपसे क्या पूछा है कि व्हाट इज द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, तो शेडेड रीजन का एरिया क्या होएगा 1/3, किसके कंपैरिजन में, पूरी ट्रायंगल के कंपैरिजन में। पूरी ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो यानी कि, और उसकी साइड है 12, यानी कि √3/4, 12 × 12 इसका 1/3 करना था बस। ठीक है, तो 4 × 12, 4 × 12 से 12 कट गया, तो 12√3 इसका आंसर आ जाएगा। विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स आप निकाल सकते हो। अब इसका थोड़ा सा ऑपरेशन करते हैं। अगर एग्जामिनर आपसे सिर्फ इसका एरिया पूछ ले तो वो देता है, तो आपको पता है ना कि ऐसी ऐसी 4 ट्रायंगल्स बनती हैं, ऐसी ऐसी 4 ट्रायंगल्स बनती हैं। इन सबको आप सिमिलरिटी से भी कर सकते हो, इनमें से कई चीज़ें हैं उनको। ठीक है, मतलब मैं जो बता रहा हूँ वो भी एक वे है, सिमिलरिटी भी आपको समझाई है। ऐसी ऐसी 4 ट्रायंगल बनती हैं, तो ये वाला अगर आपसे पूछता है तो इसका एरिया जो है वो 1/4 है, तो √3/4 a² का 1/4 कर लेते हैं उस केस में। अगर वो आपसे ये वाला एरिया पूछता तो अब देखो, अगर नीचे वाले का जो एरिया होता है ये क्या होता है, ये होता है जी 1/3 पूरी ट्रायंगल के कंपैरिजन में। ठीक है, और इसका जो एरिया होता है और इसका जो एरिया होता है, अब तक आपको समझ में आ गई होगी कि जब भी मिड पॉइंट मिलाते हैं तो ये वाली साइड जितनी भी होगी इसके सामने वाली साइड इसकी डबल होगी, बेस वाली, मिड पॉइंट्स को मिलाने पर। और सिमिलरिटी से ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होती हैं, तो यानी कि अगर इसका एरिया 1 है तो इसका एरिया 4 है, और इसका एरिया पूरी ट्रायंगल के कंपेरिजन में क्या होता है 1/3, तो इसका एरिया 4 है तो पूरी ट्रायंगल का एरिया 12 है। तो अगर वो आपसे इसका एरिया पूछता तो पूरी ट्रायंगल का एरिया 12 है तो इसका 1 है, तो आप 1/12 कर देते हैं। ठीक है, और अगर वो आपसे इसका एरिया पूछता, कभी कभी पूछता है कि भाई इसका एरिया क्या होएगा, तो थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन करनी थी और फिर आपको समझ में आ जाता कि अच्छा ये 6 इक्वल पोर्शंस बन गए हैं, ये ऐसे ऐसे 6 इक्वल पोर्शंस बन गए हैं, तो यानी कि इसका एरिया 1/6 है। तो समझ रहे हो, मिड पॉइंट वाला पैटर्न पकड़ लो, कभी भी मिड पॉइंट में मार नहीं खाओगे। और अगर वो आपसे इस चीज़ का एरिया पूछता कि भाई इस चीज़ का एरिया क्या है, तो आप इन दोनों का भी निकाल सकते हो। इसका मैंने अलग से निकाल कर बता दिया, इसका अलग से निकाल कर बता दिया, तो निकाल ही सकते हो ना कितना फ्रैक्शन होगा। ठीक है, और हाँ एक और बात, कभी कभी एग्जामिनर क्या करता है, कभी कभी एग्जामिनर ये जो ट्रायंगल है यहाँ पर तो ये इक्विलेटरल टाइप या आइसोस्केलस टाइप है, कभी कभी ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल में जब ये चीज़ें बना देता है, मैंने इसी डायग्राम को बनाया है यहाँ पर देखो, एग्जैक्टली इसी डायग्राम को, जब ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल में ये चीज़ें बनाता है ना तो कभी कभी पकड़ में नहीं आती है। तो आपने इस डायग्राम से नहीं पकड़ना है, आपने मिड पॉइंट्स वाला ध्यान रखना है। मिड पॉइंट्स के अंदर ट्रायंगल के जब भी शेडेड रीजन आए तो इस पैटर्न से 99% क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। अदरवाइज अगर इससे, मतलब 99% बोल रहा हूँ, अदरवाइज नहीं होगा तो कुछ और उसने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन भी करते हैं ना, ठीक है, मिसलेनियस क्वेश्चन। ठीक है, तो अब भाई एक और चीज देखते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट ये है कि भाई एरिया रिलेशन विद बेस एंड हाइट, कि ट्रायंगल का जो एरिया है उसका उस ट्रायंगल के बेस और हाइट से क्या रिलेशन होता है। हमें ये पता है कि ट्रायंगल का एरिया होता है ½ × बेस × हाइट, यही होता है ना। अब देखो हमारे पास एक ट्रायंगल है, अगर मैं एक और ट्रायंगल ले लूँ, एक और ट्रायंगल, ये ब्लू वाली ट्रायंगल, तो देखो जो ट्रायंगल नंबर 1 और ट्रायंगल नंबर 2 है ये एक जैसी ट्रायंगल नहीं है। यहाँ पर ये वाला एंगल थोड़ा सा बड़ा है, यहाँ पर थोड़ा सा छोटा है, एक जैसी ट्रायंगल नहीं है। लेकिन अगर मैं एक और ट्रायंगल ले लूँ जिसका बेस सेम हो, इसका बेस b है, इसका बेस भी b है, और दोनों की हाइट भी सेम हो, दोनों मैंने बराबर हाइट वाली ले रखी है, तो आप कैसी भी ट्रायंगल ले लो, अगर दोनों ट्रायंगल्स का बेस और हाइट सेम है तो एरिया सेम होएगा। क्लियर है, चाहे सिमिलर हो, कॉन्ग्रुएंट हो, ना हो, कुछ भी हो, बेस और हाइट पर एरिया डिपेंड करता है। तो मतलब कि बराबर बेस और हाइट तो बराबर एरिया। अगर अब मैं आपसे पूछूं कि भाई मैंने एक और ट्रायंगल ली है ये वाली, और इसका जो बेस है, बेस तो उतना ही है लेकिन इसकी हाइट मैंने डबल ले रखी है, यहाँ पर इसकी जो हाइट है वो उसके कंपैरिजन में डबल है, 2h है। तो देखो इसका एरिया क्या है, ½ × बेस × हाइट, और इसका एरिया क्या हो जाएगा, ½ × बेस × 2 हाइट।
तो दोनों के बीच में क्या रेशियो क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस से हाफ इंटू बेस कैंसिल हो गया, एच टू एच से एच कैंसिल हो गया। यानी कि यहाँ पर मैं क्या दिखाना चाह रहा हूँ, देखो अब ध्यान से कि भाई अगर दोनों ट्रायंगल का बेस सेम है, एक की हाइट दूसरी वाले की हाइट से डबल है, तो एरिया जो है इस वाले ट्रायंगल का डबल हो जाएगा। ठीक है, वही आप फॉर्मूला लगा के देख सकते हो रेशियो। या फिर अगर मैं एक और ट्रायंगल लेता हूं, मान लो इसका जो बेस है वो मैंने 3 गुना ले लिया इसके कंपैरिजन में, और इसकी जो हाइट है वो 2 गुना ही ले रखी है 2h इसके कंपैरिजन में, पहली वाली ट्रायंगल के साथ मैं कंपेयर कर रहा हूँ। ठीक है, तो अब देखो बेस 3 गुना हो गया तो इसका एरिया 3 गुना हो जाता, लेकिन हाइट भी साथ में 2 गुना होगी तो इसका एरिया 2 गुना भी होएगा, तो पहले वाले के कंपैरिजन में इसका एरिया 6 गुना होएगा। बेस और हाइट का ये फर्क पड़ता है ट्रायंगल के एरिया पर। क्लियर है, बेस और हाइट जितने भी गुना होंगे एरिया डायरेक्टली उतने गुना हो जाएगा। और इसी बेस पर क्या है कि मान लो हमारे पास कुछ पैरेलल लाइंस हैं, इसी बेस पर एक अपना कंसेप्ट है कि क्योंकि आपको ये पता है ना कि पैरेलल लाइंस के बीच में जो डिस्टेंस है वो हमेशा सेम रहता है हर जगह पर। ठीक है, हर जगह पर सेम रहेगा पैरेलल लाइंस के बीच में डिस्टेंस। तो अब अगर मैं इसके ऊपर एक ट्रायंगल बनाता हूँ तो इस ट्रायंगल का एरिया क्या होएगा, ये जो डिस्टेंस है ये क्या है इसका बेस, और पैरेलल लाइंस के बीच में जो डिस्टेंस है वो क्या है इसकी हाइट। ट्रायंगल की हाइट वही होती है ना ये कि कितनी ऊंची है, तो वो पैरेलल लाइंस के बीच में डिस्टेंस है, तो इसका एरिया हो गया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। मान लो यहाँ पर ये जो लेंथ है ये b है। अब अगर मैं एक और ट्रायंगल बना दूं इसी बेस के साथ कहीं पर भी, तो इस ट्रायंगल का बेस कितना है, इस ट्रायंगल का बेस तो वही है, और इसकी हाइट कितनी है, तो भाई बिकॉज उन्हीं पैरेलल लाइंस के बीच में बनाई है तो हाइट भी वही है, सेम है। तो ये एक कंसेप्ट है, जब हम पैरेलल लाइंस के बीच में कई ट्रायंगल्स बनाते हैं, चाहे कितनी भी ट्रायंगल बना दो, 2 बना लो 3 बना लो, सबका एरिया सेम होता है। तो एग्जामिनर डायरेक्टली पैरेलल लाइंस के बीच में नहीं बनाएगा, वो पैरेललोग्राम के अंदर बना देगा, वो एक रेक्टेंगल के अंदर बना देगा, वो एक रोम्बस के अंदर बना देगा। मतलब जिस भी फिगर की ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं वो एक ट्रेपेजियम के अंदर 2 ट्रायंगल बना देगा है सेम बेस से। ऐसे आपसे पूछ लेगा कि भाई इस ट्रायंगल का और इस ट्रायंगल का एरिया क्या है। देखो अभी इक्वेशन दूं कि मान लो एक ट्रेपेजियम है, ठीक है, और एग्जामिनर आपसे पूछ ले कि भाई ट्रायंगल BEF और ट्रायंगल BDF का एरिया क्या है। तो कुल मिलाकर BEF और BDF दोनों का बेस सेम है, जी हाँ, और जो ट्रेपेजियम होता है उसकी ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं, यानी कि दोनों ट्रायंगल्स की हाइट भी सेम है, बेस भी सेम है, तो दोनों के एरिया का रेशियो आपसे वो पूछेगा कि भाई रेशियो क्या है, या फिर एक का एरिया बताएगा दूसरे का एरिया पूछ लेगा, तो रेशियो दोनों का बराबर है, दोनों का एरिया क्या है बराबर, तो इस कंसेप्ट को वो ऐसे यूज करेगा। तो अगर मैं एक और ट्रायंगल बना दूंगा यहाँ पर, कहीं पर भी बना दूं इन दोनों पैरेलल लाइन के बीच में, तो इसका एरिया भी वही रहेगा सेम जो इस ट्रायंगल का है, तीनों का एरिया बराबर होगा। चाहे आप कितनी भी टेढ़ी बना लो, चाहे 10 किलोमीटर टेढ़ी बना लो, ट्रायंगल का एरिया उतना ही रहेगा, क्योंकि बेस उतना है, हाइट उतना है। तो चलो भाई, अब इस कंसेप्ट को यूज करते हुए जो 3 क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं ना, इनका जो नीचे जो चीज़ें पूछी गई हैं इनका रेशियो बताओ इन फिगर्स के एरिया का, फिर मेरी एक्सप्लेनेशन देखना। तो उम्मीद करता हूँ कि आपने मेरी बात मानी होगी। तो चलिए अब इनको सॉल्व करते हैं। तो भाई ABCD जो है वो एक पैरेललोग्राम है, ठीक है, मतलब कि ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होंगी यहाँ पर। फाइंड द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल्स आस्क्ड। तो यहाँ पर एग्जामिनर ने सबसे पहले क्या पूछा है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABE और ADE। तो देखते हैं ABE और ADE में क्या है। देखो ABE का ये बेस है, ठीक है, देखो दोनों ट्रायंगल हैं तो यहाँ पर दोनों जगह आपको हाफ लिखने की जरूरत नहीं है, हाफ से तो हाफ कैंसिल होएगा ही। हमने सिर्फ ये देखना है कि कौन से का बेस कितना है और हाइट कितनी है, हम सिर्फ रेशियो निकाल रहे हैं, तो बेस और हाइट पर डिपेंड करेगा। तो देखो ये पैरेललोग्राम है और यहाँ पर ये जो पॉइंट है ये इन दोनों को बराबर हिस्सों में बांट रहा है, यहाँ पर दिखाया गया है कि बराबर हिस्सों में बांट रहा है। तो अगर ये 1 है तो ये 1 है तो ये 2 है। तो अगर ये जो ट्रायंगल ABE है इसका बेस अगर 2 है और इसकी हाइट कितनी होगी, इसकी हाइट होगी जो भी पैरेललोग्राम की हाइट होगी, ठीक है। अब दूसरी ट्रायंगल आप देखिएगा ट्रायंगल ADE, तो ट्रायंगल ADE इसका बेस कितना है, इसका बेस 1 है और इसकी हाइट कितनी है, इसकी हाइट पैरेललोग्राम जितनी है ना, है ना। मैंने यहां पर भी पैरेललोग्राम जितनी हाइट ले ली इस ट्रायंगल की, उसकी भी, क्योंकि 2 पैरेलल लाइंस के बीच में है,
ये दोनों दो पैरेलल लाइंस के बीच में है दोनों ट्रायंगल, पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं, तो यानी कि दोनों की हाइट सेम है, तो अगर हम हाइट को कंसीडर ना भी करते तो भी कोई दिक्कत नहीं होती। तो यहाँ पर इन दोनों ट्रायंगल्स के एरिया का रेशियो क्या है, 2:1, इसका एरिया 2 है तो इसका 1 है। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल ABF टू ABE, तो सिर्फ बेस और हाइट देखो, तो ABF यानी कि ये वाली ट्रायंगल और ट्रायंगल ABE, तो ट्रायंगल ABE यानी कि ये वाली ट्रायंगल, तो दोनों का बेस तो सेम है, देखो बेस तो दोनों का सेम है, जी हाँ सेम है, सिर्फ हाइट में फ़र्क है। तो ABE की जो हाइट है, क्योंकि ये जो मिड पॉइंट है ना, ये क्या है, ये मिड पॉइंट है, तो ABE की जो हाइट है वो क्या है, वो डबल है उससे, ABF की हाइट हाफ है, तो ABF की हाइट हाफ है तो उसका एरिया हाफ होएगा। बेस दोनों का सेम है, बस इसकी हाइट उसके कंपैरिजन में हाफ है। समझ में आ गई बात, ABE और ABF के बारे में यहाँ पर पूछा गया। देन नेक्स्ट एरिया ऑफ ट्रायंगल AEC एंड EBF, तो देखो AEC ये वाली ट्रायंगल, ठीक है भाई, तो इसका बेस है AE, और EBF यानी कि ये वाली ट्रायंगल, तो भाई दोनों का बेस तो सेम है, क्योंकि E जो है वो मिड पॉइंट है, दोनों का बेस तो सेम है, ऊपर भी बेस B नीचे भी बेस B सेम है, वैसे लिखने की जरूरत नहीं है ऊपर, और ये जो F है ये इस साइड का मिड पॉइंट है, यानी कि जो ट्रायंगल AEC है, ये वाली जो ट्रायंगल है इसकी हाइट डबल है नीचे वाली से, नीचे वाले से इसकी हाइट डबल है, तो भाई EBF की हाइट अगर 1 है तो ऊपर वाले ट्रायंगल की हाइट 2 है, तो इनके एरिया का रेशियो होएगा 2:1। समझ में आ गई बात, ये अंडरस्टैंडिंग बना रहा हूँ आपकी, क्वेश्चन में फिर कैसे भी यूज कर सकते हो, डीप में बना रहा हूँ। अब अगले और क्वेश्चन आ गए, ये और देखो जरा। तो सबसे पहले तो यहाँ पर हमें बताना है कि AE रेशियो EB जो है 2:3 है, ठीक है, यानी कि AE 2 है तो EB 3 है, ठीक है भाई। हमें बताना है रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल्स 1, 2 एंड 3, तो ट्रायंगल 1, 2 और 3 इनके एरिया का रेशियो, तो देखो ट्रायंगल नंबर 1 और 2 को कंपेयर करो जरा एक बार। ट्रायंगल नंबर 1 का बेस कितना है, ट्रायंगल नंबर 1 का बेस है 2, और ट्रायंगल नंबर 2 का, यहाँ पर ऐसे मैं लिख लेता हूँ 1, 2, 3। ट्रायंगल नंबर, मैं यहाँ पर दो चीज़ें लिखूंगा, बेस इंटू हाइट, तो ट्रायंगल नंबर 1 का बेस है 2, तो ट्रायंगल नंबर 2 का बेस कितना है, ट्रायंगल नंबर 2 का 3, और दोनों की हाइट सेम है, इसकी हाइट भी उतनी है, इसकी हाइट भी उतनी है, क्योंकि सेम पैरेलल लाइंस के बीच में है दोनों ट्रायंगल्स, ठीक है, हाइट में कोई फर्क नहीं है, अगर होता तो वो भी लिख देते। अब ट्रायंगल नंबर 3 का बेस कितना है, अगर ये 2 है ये 3 है तो ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं, तो इसका बेस 5 हो जाएगा, इसकी जो सामने वाली साइड है पैरेलल होती हैं और इक्वल होती हैं, तो वो भी 5 हो जाएगी, तो उसका बेस 5 है। और हाइट कितनी है उसकी, हाइट उसकी भी इतनी है, सेम पैरेलल लाइंस के बराबर है, तो इन तीनों ट्रायंगल्स का रेशियो 2:3:5 हो गया, ठीक है। 1:2:3 पूछा है ना, तो 2:3:5 हो गया। समझ में आ गई बात। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, आगे AEC यानी कि AEC और नीचे है ABCD। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो, ट्रायंगल का एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, और ये जो अपना पैरेललोग्राम है उसका एरिया होता है बेस इंटू हाइट। तो कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है, बस ट्रायंगल के अंदर एक हाफ आता है वो हमें लिखना पड़ेगा, बाकी बेस और हाइट को कंपेयर करेंगे। अगर बेस और हाइट सेम भी होंगे तो भी ट्रायंगल का एरिया तो वैसे भी हाफ तो होएगा ही। बात समझ में आ गई, हाफ तो वो वैसे भी होएगा, क्योंकि उसका एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है, उसका बेस इंटू हाइट होता है। आगे करने वाले हैं, तो देखो सबसे पहले तो मैंने ट्रायंगल का हाफ लिख दिया, ट्रायंगल का एरिया जो हाफ होता है, इन दोनों का रेशियो ही निकालना है ना। चलो ऊपर लिख देता हूँ, नहीं तो कन्फ्यूजन होगा आपको, ठीक है। अब ट्रायंगल का बेस देखो, AE अगर 1 है तो EB 5 है, तो ट्रायंगल का बेस है 1, और नीचे अपने पैरेललोग्राम, पूरे पैरेललोग्राम का बेस कितना है, 5 और 1 6, और ट्रायंगल की जो हाइट है वही अपने पैरेललोग्राम की हाइट है, ठीक है, बिकॉज सेम पैरेलल लाइंस के बीच में है, पैरेलल, इन दोनों पैरेलल लाइंस के बीच में जो भी डिफरेंस है, जो भी परपेंडिकुलर डिफरेंस है, डिस्टेंस है, वही पैरेललोग्राम की हाइट है, वही ट्रायंगल की हाइट है। तो भाई हाइट दोनों की सेम है, तो देखो इस 2 को भी अब मैं नीचे लेकर आ रहा हूँ, 1/2 इंटू 6 ये बन गया, यानी कि 1/12। ये जो ट्रायंगल का एरिया है ये क्या है, ये 1/12 है पूरे पैरेललोग्राम के कंपैरिजन में, ठीक है। तो कभी कभी एग्जामिनर ऐसे पूछ लेता है, या फिर कभी कभी इस रीजन को शेड कर देता है, इसको पूछ लेता है, तो इस बाकी रीजन का एरिया क्या हो जाता है, 11/12, ठीक है भाई। अब आगे देखो, एरिया ऑफ AEF
यानी कि ये वाली ट्रायंगल और ABCD और पूरा पैरेललोग्राम। तो जो ट्रायंगल है उसका एरिया तो वैसे भी हाफ होता है, अब मैंने हाफ लिख दिया। ट्रायंगल के एरिया के अंदर वैसे भी हाफ इंटू बेस इंटू हाइट आता है, और पैरेललोग्राम वैसे ही बेस इंटू हाइट है, तो हाफ तो वैसे ही हो गया। अब उसके बाद बेस और हाइट का इफेक्ट देखते हैं। जो AEF का जो बेस है, अगर पूरा बेस 7 है पैरेललोग्राम का, तो इसका बेस 3 है, तो यानी कि इसका एरिया 3/7 हो गया बेस के कारण। उसके कंपैरिजन में इसका एरिया वैसे ही हाफ है, अगर बेस और हाइट इक्वल हो तो फिर 3/7 हो गया बेस के कारण। और अब हाइट देखते हैं। देखो ये दोनों बराबर बराबर हैं, यानी कि इसकी जो हाइट है वो पूरे पैरेललोग्राम के कंपैरिजन में हाफ है, तो वो है जी हाफ। तो ऊपर वाली ट्रायंगल और इस पैरेललोग्राम का एरिया क्या हो गया, 3:7 चौके 28, 3:28 का रेशियो हो गया। समझ में आ गई बात, क्लियर है? चलो भाई एक बार ये देखो जरा, पहले आया हुआ क्वेश्चन है काफी पहले SSC के अंदर। इन द फिगर ABCD इज ए पैरेललोग्राम विद एरिया 120 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो एरिया 120 सेंटीमीटर स्क्वायर है यहाँ पर। एंड BX इज टू XC, तो BX इज टू XC जो है वो 3:2 है, ठीक है। CY इज टू YD, CY इज टू YD है 2:1, और AZ इज टू ZD, तो AZ इज टू ZD है 3:1। एरिया ऑफ पेंटागन, तो भाई इस इलाके का एरिया निकालना है, तो इस इलाके का एरिया डायरेक्टली निकालना जरूरी नहीं है, ठीक है, डायरेक्टली निकालना जरूरी नहीं है। आप क्या कर सकते हो, आप अनशेडेड रीजन का एरिया निकालो और उसका बता दो। तो अब हिंट दे दी है, एक बार ट्राई कर लो अगर अभी तक नहीं किया है तो। अब देखो भाई, सबसे पहले मैं इस ट्रायंगल की बात करूंगा, इस ट्रायंगल का मैं कंपैरिजन करूंगा, मैं इस छोटी वाली ट्रायंगल का कंपैरिजन करूंगा। पूरे नाम रख देता हूं मैं कर रहा हूं ZDY ट्रायंगल का कंपैरिजन पूरे ABCD पैरेललोग्राम से। इस ट्रायंगल का बेस क्या है 1, पैरेललोग्राम का बेस क्या है 4, 3 और 1 4 पूरा। अब देखो ट्रायंगल का एरिया तो वैसे भी हाफ होता है, ट्रायंगल का एरिया तो वैसे भी हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है, उसके कंपैरिजन में उसका बेस इंटू हाइट होता है। ट्रायंगल का जो बेस है वो 1 है, पूरे पैरेललोग्राम का 4 है, तो 1/4 ट्रायंगल का एरिया बेस के कारण 1/4 हो गया। ट्रायंगल की जो हाइट है वो अगर 1 है, तो पैरेललोग्राम की हाइट क्या है 3, 1 और 2 3, तो 1/3 है ट्रायंगल की हाइट, तो भाई इसका एरिया 1/3 और हो गया इसकी हाइट के कारण। तो कुल मिलाकर पूरे पैरेललोग्राम के कंपैरिजन में ट्रायंगल का एरिया हो गया 4 × 12 = 24, 1/24, और पूरे पैरेललोग्राम का एरिया है 120, तो 120 का 1/24 यानी कि इस ट्रायंगल का एरिया है 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब दूसरी ट्रायंगल को देखते हैं। ये जो ट्रायंगल है इसको कंपेयर करते हैं पूरे पैरेललोग्राम से। तो ट्रायंगल का एरिया अब ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है, मैं वैसे ही बता रहा हूँ। देखो ट्रायंगल का एरिया एक तो वैसे ही हाफ होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट पैरेललोग्राम के कंपैरिजन में। अब इसका जो बेस है ट्रायंगल का वो 3 है, तो पैरेललोग्राम का बेस है 5, तो 3/5 बेस 3/5 हो गया, एरिया भी 3/5 हो गया। लेकिन दोनों की जो हाइट है वो सेम है, तो हाइट से कोई फर्क नहीं पड़ा, हाइट बराबर है। तो यानी कि इस ट्रायंगल का जो एरिया है वो 3/10 है। किस चीज का 3/10? 120 का 3/10 यानी कि 36 है। तो भाई इसका एरिया आ गया, इसका एरिया आ गया, दोनों का एरिया क्या है, दोनों का एरिया है 41। तो 120 में से 41 गए, यहां पर आंसर क्या हो जाएगा, इस चीज का एरिया हो जाएगा अपना 120 में से 40 गए 80, 80 में से 1 गया 79, यानी कि ऑप्शन डी। क्लियर है, समझ में आ गई बात? अब एक बार ये और ट्राई करो जरा, 2017 मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है। PQR इज ए ट्रायंगल हुज एरिया इज 180 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है भाई। PQR 180 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया है। S इज ए पॉइंट ऑन QR, S QR पे एक पॉइंट है, सच दैट PS इज द एंगल बाइसेक्टर, ताकि PS जो है वो कोण द्विभाजक है, एंगल बाइसेक्टर है, इन दोनों एंगल्स को बराबर बराबर बांटता है। इफ PQ इज टू PR, अगर PQ इज टू PR का रेशियो 2:3 है, तो मैंने आपको एंगल बाइसेक्टर थ्योरम बताया था कि कोई भी एंगल बाइसेक्टर अपने सामने वाली साइड को उसी रेशियो में बांटता है जो इन दोनों साइड्स की लेंथ का रेशियो होता है। मतलब जिन दो साइड से बने हुए एंगल को वो बाइसेक्ट करता है, उन दो साइड्स का जो रेशियो होता है उसी, उन दोनों साइड की लेंथ का जो रेशियो है उसी रेशियो में सामने वाली साइड की लेंथ को बांटेगा। तो QS और SR की लेंथ का रेशियो आपको मिल गया। अब एग्जामिनर आपसे क्या पूछ रहा है, देन व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल PSR, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल PSR, तो देखो ट्रायंगल PSR को कंपेयर करो आप,
पूरी ट्रायंगल का एरिया आपको पता है, पूरी ट्रायंगल का एरिया, जी हाँ पता है, कितना है 180 है ना। तो ट्रायंगल PSR का बेस कितना है 3 है, पूरी ट्रायंगल का बेस कितना है 5 है, तो बेस तो 3/5 है। मैं दो ट्रायंगल्स को कंपेयर कर रहा हूँ अब यहाँ पर, ठीक है, ट्रायंगल PSR और पूरी ट्रायंगल PQR। तो दोनों के अंदर हाफ लिखने की तो ज़रूरत नहीं है ना, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ तो दोनों में है, मैं सिर्फ बेस को कंपेयर कर लूँ। तो ट्रायंगल PSR का बेस जो है वो 3 है, तो पूरी बड़ी ट्रायंगल का बेस 5 है, और हाइट दोनों ट्रायंगल्स की सेम ही है, ठीक है। यानी कि PSR का जो एरिया 3/5 है पूरी ट्रायंगल से, और पूरी ट्रायंगल का एरिया है 180, तो 5 दूनी 10, 18 दूनी 36 थी 108, ये देखते ही आप बता सकते थे ऑप्शन बी। अब यहीं पर मैं आपको एक स्टेटमेंट दूं, स्टेटमेंट ये है, देखो अब ध्यान से, अगर इस लाइन ने सामने वाली साइड को 2:3 रेशियो में बांट दिया, अगर इस लाइन ने, जो भी लाइन है चाहे एंगल बाइसेक्टर हो या ना हो, 2:3 रेशियो में बांट दिया, तो इस वाली ट्रायंगल का बेस 2 हो गया, इस वाली ट्रायंगल का बेस 3 हो गया, और इन दोनों ट्रायंगल की हाइट तो सेम है ही, क्योंकि हाइट इस पॉइंट से लेकर इस साइड तक निकालनी है, ठीक है, तो हाइट तो सेम है ही। तो कोई भी लाइन चाहे एंगल बाइसेक्टर हो या ना हो, कोई भी लाइन जब सामने वाली साइड को 2:3 रेशियो में बांटेगी, तो ये जो भी दो ट्रायंगल है ना, इनके एरिया का रेशियो 2:3 होएगा। और इसी कारण मैंने आपको क्या बताया था कि जो मीडियन है ना, मीडियन इन दोनों को बराबर रेशियो में बांटती है, इसी कारण मीडियन जो साइड को बराबर हिस्सों में बांटती है, वो ट्रायंगल को दो इक्वल एरिया के ट्रायंगल में बांटती है। अगर ये कोई भी साइड है, इसने सामने वाले बेस को 1:4 रेशियो में बांट दिया, सामने वाले बेस की लेंथ को, तो इन ट्रायंगल्स का एरिया भी 1:4 हो जाएगा, क्योंकि बेस तो 1 और 4 हो गया, इनका हाइट सेम है। क्लियर है भाई? तो अब मैं आपको मिलता हूं अपने अगले कंसेप्ट लेक्चर 2 के अंदर। तो एक बार अभी आपने क्या करना है, ये जितने भी क्वेश्चंस हमने किए हैं, जितने भी कंसेप्ट हमने किए हैं, अगर कुछ नहीं लिखा है एक तो वो लिख लो, और अब एक बार सारे कंसेप्ट्स पर नज़र मार लो कि हाँ ये कंसेप्ट्स मैंने किए हैं, और क्वेश्चंस के ऊपर नज़र मार लो, ठीक है, जो भी कंसेप्ट लेक्चर में किए हैं।